सुंदरवन के जंगल में पक्षियों का एक आशियाना था। जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। सुंदरवन से कुछ ही दूरी पर एक खूंखार चील अपनी गुफा में रहता था। जब भी चील को भूख लगती, वो सुंदरवन के पक्षियों को मारकर खा जाता था। चील के कहर से सारे पक्षी परेशान हो चुके थे। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए दाना लाने जा रही हूँ। तुम लोग घोंसले के अंदर छुपे रहना। कोई कुछ भी बोले पर बाहर मत निकलना। ठीक है मम्मा, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। मम्मा, आप जल्दी आ जाओगी ना? हाँ मेरे बच्चों, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओहो, बहुत भूख लग रही है। अगर मैं अंडों को छोड़कर दाना लेने चली जाऊं तो जालिम चील अंडों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, घोंसले के ऊपर पेड़ की पत्तियां डाल देती हूँ ताकि चील जब आए तो उसे अंडे ना दिखाई दें। यह कहकर तोती अपने अंडों के ऊपर पेड़ की पत्तियां डाल देती है। अरे बाप रे, बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं, पर इस खूंखार चील की वजह से दाना चुगने जाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर मैं बच्चों को यहाँ छोड़कर चली गई तो चील इनका आसानी से शिकार कर लेगा। मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को किसी झाड़ी में छुपा देती हूँ ताकि चील की नजर मेरे बच्चों पर ना पड़े। यह सोचकर सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को एक एक करके घोंसले से निकालकर एक झाड़ी में छुपा देती है। अब बच्चों के लिए भोजन लाने जाना होगा, पर बच्चों को अगर किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं छुपाया तो चील इन्हें खा जाएगा। क्या करूं? हाँ, पेड़ के खोखले भाग में घोंसला बनाकर बच्चों को छुपा देती हूँ और बाहर से घोंसले का चिन्ह हटा देती हूँ ताकि किसी को भी घोंसले के होने का शक न हो। यह सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ में सुराख कर देती है और अपने बच्चों को उसमें रखकर बाहर से घोंसले के निशान को भी मिटा देती है। इस तरह सारे पक्षी अपने अपने बच्चों और अंडों को सुरक्षित स्थानों में छुपाकर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब तक तो सभी पक्षी भोजन लाने बाहर चले गए होंगे। अब जाता हूँ और उनके घोंसले से भोजन चुरा कर लाता हूँ। यह कहकर कालू कौवा भोजन चुराने सभी पक्षियों के घोंसले में जाता है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब कौवा एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है, आज जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? यह सब कहाँ चले गए हैं? ना कोई पक्षी है और ना ही उसका कोई घोंसला। मेरे जैसे निकम्मे कौवे का अब क्या होगा? मैंने तो कभी मेहनत करके भोजन ढूंढा ही नहीं, सिर्फ भोजन चुरा चुरा कर अपना पेट भरता रहा हूँ। अब मेरा क्या होगा? कौवा ऐसा सोच रहा होता है, तभी जंगल में एक खूंखार चील आता है। खूंखार चील को देखकर कौवा सोचने लगता है, अरे ये चील इधर क्यों आ रहा है? आज इसकी जासूसी करता हूँ, हो सकता है भोजन की व्यवस्था हो जाए। यह कहकर दुष्ट कौवा उस खूंखार चील का पीछा करने लगता है। चील सभी पक्षियों के घोंसले ढूंढने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मार रहा था। दुष्ट कौवा भी चील के पीछे पीछे उड़ रहा था। कुछ देर बाद चील एक पेड़ की डाली पर बैठे बैठे सोचने लगता है। चील की बातें सुनने के लिए कौवा भी उसके पास जाकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ जाता है। अरे यार, आज इस जंगल में किसी भी चिड़िया का घोंसला दिख क्यों नहीं रहा है? अब मैं शिकार किसका करूं? ओह शिट! यह कहकर चील वहाँ से चला जाता है, पर कौवा वहीं पर छुपकर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद सारे पक्षी भोजन लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है और अपने अपने गुप्त घोंसले में चली जाती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों बाहर निकलो, मैं आ गई। मेरे बच्चों अब पत्तों के अंदर से बाहर निकल जाओ। मम्मा, आप आ गई? बहुत भूख लगी है मम्मा, कुछ खाने को दो ना। ये लो मेरे बच्चों, आज मैं तुम लोगों के लिए ताजे रसीले अंगूर लाई हूँ, इसे खा लो। फिर रानो के दोनों बच्चे अंगूर खाने लगते हैं। अच्छा, तो ये बात है। सारे पक्षी अब गुप्त घोंसले में अपने बच्चों को छुपाकर बाहर भोजन लेने जाते हैं। लेकिन अब मुझे इनका ये राज भी पता चल गया है। पक्षियों, मेरा नाम दुष्ट कालू कौवा है। अब देखो तुम लोग मेरी दुष्ट बुद्धि का कमाल। यह कहकर कौवा टुनटुनी के पास जाता है और कहता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं भोजन लाने नहीं जा सका। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। कालू भाई, आज मुझे थोड़ा ही भोजन मिला था, मेरे बच्चे सारा भोजन खा गए हैं। तो तुम ऐसा करो, तोती के पास चले जाओ, अभी उनके बच्चे भी नहीं है, हो सकता है उनके पास तुम्हें कुछ भोजन मिल जाए। लेकिन दीदी, मैं तो उनका घोंसला जानता ही नहीं हूँ। सामने जाके बाएं तरफ तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, उसी पेड़ में पत्तों के अंदर उसका घोंसला है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर कौवा तोती के घोंसले में चला जाता है।
तोती बहन, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं भोजन लाने नहीं जा सका। अब भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो, बहुत भूख लगी है। कौवा भाई, आज मैं सिर्फ एक ही अमरूद लाई थी, वो तो मैंने खा लिया। बहन जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सभी पक्षियों ने अपने घोंसले गुप्त स्थान पर क्यों बना रखे हैं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अरे कौवा भाई, तुम्हें नहीं मालूम, इस जंगल में एक खूंखार चील आता है और जब हम सभी पक्षी भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं तो वो चील हमारे बच्चों को उठाकर ले जाता है और खा जाता है। ओहो, तो ये बात है। यह कहकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है और एक बड़े पेड़ पर बैठे बैठे सभी पक्षियों के गुप्त घोंसले का पता लगा लेता है। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। मुझे सभी पक्षियों के गुप्त घोंसले का पता लग गया है। कल जब पक्षी भोजन लाने बाहर जाएंगे तब मैं उनका सारा भोजन, अंडा, छोटे छोटे बच्चे सबको खा जाऊंगा। यह कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब सभी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है तब कालू कौवा बोलता है, आज तो मजा ही आ जाएगा। सभी पक्षियों का घोंसला पहले ही से देख रखा है, बस जाऊंगा और भोजन, अंडा, बच्चा जो भी मिले चट कर जाऊंगा। फिर वो कबूतरी के घोंसले में चला जाता है। ओए कबूतरी के बच्चे, आज तो तुम्हें मैं बड़े ही चाव से खाऊंगा। यह कहकर कौवा कबूतर के बच्चों पर हमला करता है। तभी एक बच्चा वहाँ से भाग जाता है और कौवा एक बच्चे को पकड़ लेता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो ये हमारी जान ले लेगा, बचाओ। तभी कबूतर के दूसरे बच्चे को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। फिर वो बड़ी हिम्मत से उस लकड़ी को उठाता है और कौवे की आंख में घुसा देता है। अरे ये क्या हो गया? मेरी आंख मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? इस तरह जब कौवे की आंखों में दर्द होने लगता है तो वो कबूतर के बच्चे को छोड़ देता है और दुष्ट कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर एक बड़े से पेड़ पर बैठकर बोलता है, मेरी आंखों को जख्मी किया है कबूतर के बच्चे, रुक अभी दिखाता हूँ कि कालू कौवा क्या कर सकता है। यह कहकर दुष्ट कौवा उस खूंखार चील के पास चला जाता है। क्या रे कौवे, यहाँ क्यों आए हो? चील मामा, क्या आप पक्षियों के बच्चों का शिकार करना चाहोगे? मैंने अकेले उसका शिकार करने की कोशिश की, पर वो दो होने के कारण मैं उसका शिकार नहीं कर पाया। अगर आप भी साथ चलेंगे तो हम उसका शिकार आसानी से कर पाएंगे। अभी जंगल के सारे पक्षी भोजन लाने गए हुए हैं। पक्षियों के बच्चों का नाम सुनकर चील खुश हो गया। अरे कौवे, इतनी खुशी की बात है, चलो अभी जाकर चिड़ियों के बच्चों का शिकार करता हूँ। यह कहकर कौवा और चील दोनों कबूतरी के घोंसले में चले जाते हैं और दोनों बच्चों को पकड़कर फुर हो जाते हैं। कुछ देर के बाद कबूतरी भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया और मेरा घोंसला टूटा हुआ क्यों है? जरूर वो चील आया होगा। यह कहकर कबूतरी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, मेरे घोंसले में बच्चे नहीं है और मेरा घोंसला भी बिखरा पड़ा है। ये काम तो उसी चील का होगा, पर उसे तुम्हारे गुप्त घोंसले का पता कैसे चला? तुम्हारे अलावा तुम्हारा घोंसला और किसी ने भी देखा था क्या? रानो बहन, कल मेरे घोंसले में कालू कौवा आकर भोजन मांग रहा था, बस उसी ने ही मेरा घोंसला देखा है। अरे पगली, कौवा तो एकदम दुष्ट है, तब उसी ने कुछ गड़बड़ी किया होगा। तुम जाओ, जाकर सभी पक्षियों को बुला लाओ। तब कबूतरी जाकर सभी पक्षियों को बुला लाती है। जब सभी पक्षी आ जाते हैं तब रानो बोलती है, दोस्तों, हमारे दुश्मनों को हमारे गुप्त घोंसले के बारे में पता लग गया है। अब अपने दुश्मनों से डरने से कुछ नहीं होगा। अब हमारा मुकाबला करने का समय आ गया है। लेकिन रानो दीदी, हम उस विशाल चील का मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो बहुत शक्तिशाली है। वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए, हम सभी की ताकत के सामने उसकी ताकत कम पड़ ही जाएगी। अब ध्यान से सुनो, कल सुबह होते ही हम सभी पक्षी चारों तरफ से तीर और धनुष लेकर पेड़ में छिपे रहेंगे और बीच में मेरा बेटा घोंसले में बैठा रहेगा। जब चील इस जंगल में आएगा, मेरे बेटे का शिकार करने की कोशिश करेगा, तभी हम सभी एक साथ धनुष से तीर चलाएंगे। जब तीर का निशाना एक साथ लगेगा तो फिर वो मर ही जाएगा।
अगले दिन सुबह ऐसा ही हुआ। सभी पक्षी चारों तरफ से तीर और धनुष तानकर छुपे हुए थे। तभी चील और कौवा जंगल में पक्षियों का शिकार करने आए तो उन्हें राणो का बच्चा नजर आया। फिर दोनों उसके पास गए। जैसे ही चील और कौवा राणो के बच्चे के पास जाते हैं, राणो जोर से आवाज लगाती है, दोस्तों वार करो, चलाओ तीर। फिर सभी पक्षी एक साथ तीर चला देते हैं, जिससे चील और कौवा वहीं पर ढेर हो जाते हैं। इस तरह राणो चिड़िया ने अपनी सूझबूझ से जंगल के पक्षियों की जान बचा ली। कालू आज सुबह ही सुबह सब पक्षियों से लड़कर अपनी मस्ती में उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे कहीं से आवाजें आने लग गईं। उसने देखा तो नीचे एक पिंजरे में एक खूबसूरत सी चिड़िया कैद थी। कोई कृपया करके मेरी सहायता कर दे, मुझे इस पिंजरे से निकाल दे। उसके बदले में मैं उसे एक बहुत ही काम की बात बताऊंगी। कालू वैसे तो किसी की सहायता करने वाला नहीं था, लेकिन जब उसने सुना कि चिड़िया कोई काम की बात बताएगी तो चिड़िया की सहायता के लिए वो फौरन तैयार हो जाता है। कालू पिंजरे के पास आकर बैठ जाता है। अरे शुक्रिया कौवे भाई, आप आ गए, वरना सारे पक्षी यहाँ से गुजर जाते हैं और कोई भी मेरी सहायता नहीं करता है। आप कृपया करके मुझे इस पिंजरे से निकाल दें, मैं आपको उसके बदले में एक बहुत ही काम की बात बताऊंगी। कालू उस चिड़िया को पिंजरे से निकाल देता है, लेकिन उसी समय वो चिड़िया एक बहुत ही खूबसूरत सी परी बन जाती है। कालू तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो डर के मारे भागने ही वाला था कि उसी समय परी बोल पड़ती है, बहुत बहुत धन्यवाद कालू आपका, अगर आप ना आते तो मैं तो हमेशा इसी पिंजरे में कैद रहती। अब कालू को थोड़ा सा हौसला हुआ कि उसे कोई खतरा नहीं है, तो फौरन वो बोलता है, अरे दीदी, अब वो काम की बात तो बताए जिसके लिए मैंने आपको आजाद किया है। बताती हूँ, मुझे पता था वो बात जाने बगैर तुम जाओगे भी नहीं। तो बात ये है कालू, अब से कुछ समय के बाद जंगल में खाने का अकाल आने वाला है। जंगल में खाने की हर चीज खत्म हो जाएगी और सब पक्षियों को दूर दूर से भोजन लाना पड़ेगा। तुम उस मुसीबत की पहले से तैयारी कर लो और खूब सारा भोजन इकट्ठा कर लो, फिर तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह, धन्यवाद दीदी, मैं आज से ही सारा भोजन जमा करना शुरू कर देता हूँ। और हाँ, ये बात बाकी सब पक्षियों को भी बता देना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। और फिर वो परी वहाँ से चली जाती है। मैं क्यों बताऊं भला किसी पक्षी को, वो तो हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं और जब देखो मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाते हैं। मैं तो नहीं बताने वाला उनको। और फिर अगले ही दिन कालू बहुत सारा खाना घर में जमा करना शुरू कर देता है। जो भी पक्षी उससे इसका कारण पूछता, वो किसी को कुछ भी नहीं बताता था और बस सुबह शाम भोजन ही इकट्ठा करता रहता था। अरे कुछ पता है राणो दीदी, कालू आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। जब देखो बस भोजन इकट्ठा करता रहता है और किसी को बताता भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? और अगर कालू वाकई इतनी मेहनत करके भोजन इकट्ठा कर रहा है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर है। तो चलो अभी कालू के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो इतना भोजन क्यों इकट्ठा कर रहा है। शायद हमें कुछ बता दे वो, हम तो दोस्त हैं ना उसके। वो दोनों मिलकर कालू के पास आते हैं। कालू जी, खैर तो है ना? आप तो एक टाइम का भोजन भी दूसरों का ही चुराते थे और आजकल इतना भोजन अकेले इकट्ठा किए जा रहे हो, हमें भी तो बताओ ना। कालू को तो परी ने बोला था कि वो सब पक्षियों को जरूर बताए, लेकिन कालू कहाँ किसी का फायदा देख सकता था, इसीलिए कालू ने उनसे झूठ बोला। मैं तो बस ऐसे ही भोजन जमा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मुझे बाकी पक्षियों का भोजन चोरी नहीं करना और खुद मेहनत करनी चाहिए, इसीलिए अब मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। सारे पक्षियों को कालू की बात सुनकर अजीब तो बहुत लगा और हैरानी भी बहुत हुई, लेकिन वो खुश थे कि कालू को कम से कम एहसास हो गया है। हमें ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा है कालू भाई, आप बस अब ऐसे ही रहना, चोरी दोबारा ना करना। और यूं कालू बाकी सब पक्षियों से झूठ बोल देता है और खुद खूब सारा भोजन जमा करता रहता है। कालू कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा भोजन जमा कर लेता है और अब वो बहुत ज्यादा खुश था। और परी के कहे अनुसार अचानक से
जंगल में सब खाने पीने की चीजें खत्म होने लग गई। शुरू शुरू में तो पक्षी ज्यादा चिंतित नहीं हुए, लेकिन ज्यादा दिन गुजरते गए पक्षियों को बहुत दूर दूर से खाना लाना पड़ता था। अब सारे पक्षी बहुत परेशान हो गए थे। दोस्तों, अब तो ये जंगल रहने के काबिल नहीं रहा। अब मजाल है कि कुछ भी खाने को बचा हो। मैं कल भी नदी पार वाले जंगल से फल ढूंढ कर लाई थी। हमें ये जंगल छोड़कर जाना चाहिए, वरना हम यहाँ भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन जंगल छोड़ जाना तो मसले का हल ना हुआ। हमें कुछ और सोचना चाहिए। अगर भोजन का इंतजाम ना हुआ फिर हम वाकई ये जंगल छोड़ जाएंगे। लेकिन कालू ने तो बहुत ज्यादा भोजन जमा किया हुआ है घर में। मुझे लग रहा है कालू को पता था कि जंगल से भोजन खत्म हो जाएगा और उसने हमें जानकर ही नहीं बताया होगा। दोस्तों, क्यों ना हम सब मिलकर कालू के पास जाएं और उसे खाने को कुछ मांगे। हो सकता है वो हमें कुछ खाने को दे दे। दीदी, वो कालू है, वो कभी हमें कुछ खाने को नहीं देगा, लेकिन आप कहती है तो एक दफा जरूर जा सकते हैं। और फिर सब मिलकर कालू के घर पहुंच जाते हैं। कालू भाई, आपको तो पता है कि जंगल में आज खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। हमें रोज दूर दूर से भोजन लाना पड़ता है। आपके पास तो बहुत ज्यादा भोजन जमा है, आप उसमें से हमें थोड़ा सा तो दे दे। अरे अरे, क्या बात कर रही हो? मैंने इतनी मेहनत से भोजन इसीलिए थोड़ी जमा किया था कि तुम सब लोगों को मुफ्त में देता फिरूं। जाओ भाई जाओ, सब अपना काम करो। जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं। सबको ऐसी बातें सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरी कोई बात सुनता है। यहाँ से चलो। और फिर पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। सारे पक्षी अगले ही रोज उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इस जंगल में रहकर तो वो भूखे ही मर जाते। अब कालू जंगल में अकेला ही पक्षी रह गया था, लेकिन वो इसी में बहुत खुश था। मुझे भला कहीं जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो साल भर का भोजन है। मैं तो यहीं रहूंगा मजे में। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और कालू अकेला रहना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन एक दिन अचानक कहीं से काले बादल आ जाते हैं, जिनको देखकर ही लगता था कि वो खूब बरसेंगे और बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। कालू अपने घर में बैठा मजे से बारिश का आनंद ले रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो बारिश तो कालू के लिए ही आई थी। और फिर बारिश होती रही और जंगल में हर तरफ पानी ही पानी हो गया और साथ तेज तूफान भी आ गया। तेज तूफान ने कालू का सारा घर उड़ा दिया और जो कालू सारा भोजन जमा करके बैठा था वो भी पानी में चला गया। कालू का जमा किया हुआ सारा भोजन उसकी आंखों के सामने पानी में बह गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। अब कालू बारिश में बैठा भीग रहा था और सोच रहा था कि काश उसने सबको भोजन दे दिया होता तो आज उसके साथ ये सब ना हो रहा होता। एक दिन राणो का पति टुन्नू दोपहर के समय घर पर उदास बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? काफी दिनों से मुखिया जी से मजदूरी मांग रहा हूँ, पर वो तो दे ही नहीं रहे। तो उनसे कहते क्यों नहीं? हमारे घर में राशन खत्म होने को है। अगर आप हमें समय से पहले पैसे दे नहीं सकते तो ऐसी जगह काम करने का क्या फायदा? टुन्नू कालू सेठ से पैसे लेने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। क्या बात है टुन्नू, तुम यहाँ कैसे? सेठ जी, आपने 3 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने को है। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करूँ? सेठ जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ। इतना सुनकर कालू सेठ टुन्नू को बुरी तरह से पिटने लगता है और उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। जा नहीं देता तेरे पैसे। जिससे भी शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। टुन्नू रोते हुए घर आ गया और सारी घटना राणो को बताने लगा। चिंता क्यों करते हो जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, घर का राशन खत्म होने को है। आज तो मेरे पास कुकू को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस में रहने हरिया तोते से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। आप ऐसे उदास मत बैठिए। इतना बोलकर राणो हरिया तोता के घर चली जाती है। हरिया भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, मेरे पति को कहीं भी काम नहीं मिल रहा। काम मिलते ही पैसे चुका देंगे। बात तो सही है रानो, काम तो कहीं भी नहीं मिल रहा। सब तरफ यही हाल है। मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ, पर मेरी एक बात सुनो। क्यों ना तुम भी काम में अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो। दोनों एक साथ काम करोगे, घर में अच्छे पैसे आएंगे।
सही बोल रहे हो हरिया भैया, मन तो मेरा भी करता है पर मुझे कुछ काम भी तो नहीं आता। क्यों ना तुम मेरे साथ कागज के खिलौने बनाओ और मेरे साथ बाजार में बेचने चलो। रानो को हरिया तोता का यह उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद से रानो हरिया तोता के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में रानो भी कागज के खिलौने बनाना सीख गई। अरे वाह रानो, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज के खिलौने बनाने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगले दिन रानो हरिया तोता के साथ बाजार में खिलौने बेचने चली गई। रानो के सारे खिलौने बिक गए। अरे वाह रानो, तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए, इधर मेरे खिलौने बच गए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, भगवान सबको अपना अपना नसीब देता है। ऐसी ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेच रही थी। तभी कालू सेठ अपने कुछ पक्षियों के साथ वहाँ पर आता है। कैसी हो रानो? देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं और तो और तुम लोगों की स्थिति भी बता रही है कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। सब भगवान की कृपा है। सेठ जी, आप यहाँ कैसे? बात यह है रानो, हमारा जंगल 2 नदियों के बीच में है। बरसात का मौसम आने वाला है और मुझे खबर मिली है कि इस बार हमारा जंगल भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। फिर तो हम पक्षियों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। रानो, मैं तुमसे भी चंदा लेने आया हूँ। मैं जंगल के पक्षियों से चंदा लेकर उनके कंबल और खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। रानो ने उस दिन की सारी कमाई कालू सेठ को दे दी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कालू सेठ। वैसे भी मेरे पति के 3 महीने का पैसा रोक कर रखे हो। देखते हैं पक्षियों की कितनी मदद करते हो। अरे तुम्हारा पति बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही बीतते गए पर कालू ने कुछ व्यवस्था नहीं किया। जब रानो ने इस बात के खिलाफ आवाज उठाई तो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वो रोज रानो और उसके परिवार को परेशान करने लगा, जिस वजह से वो लोग उस जंगल को छोड़कर चले गए। टुन्नू जी, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। दिल छोटा मत करो रानो, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सब तो ठीक है जी, पर अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इस पोटली में सिर्फ गुड़िया के लिए थोड़े से दाने बचे हैं। रानो ने बस इतना ही कहा था, तभी दूसरे बच्चे के रोने की आवाज उसको सुनाई दी। रानो ने देखा कि पेड़ के नीचे एक चिड़िया का बच्चा रो रहा है। मेरे पास तो थोड़े से दाने हैं, अगर इसे दे दूंगी तो हमारी गुड़िया क्या खाएगी? चिंता मत करो रानो, यह बच्चा कई दिनों से भूखा लग रहा है, पहले इसे दाना खिला दो। रानो बच्चे को दाने खिलाने लगी। बच्चा दाना खा ही रहा था, तभी तेज रोशनी के साथ उस बच्चे का आकार बड़ा हो गया। मैं एक दिव्य पक्षी हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास थोड़े से ही दाने थे, तुमने अपने बच्चों को ना देखकर मुझे खिला दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब तुम जो भी कागज के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। और एक राज की बात, कल तुम्हारे जंगल में भयंकर बाढ़ आने वाली है, सब तरफ तबाही तबाही होगी। इतना कहकर वो पक्षी गायब हो गया। हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते, हमारे जंगल के पक्षी मुसीबत में हैं, हमें पक्षियों की मदद करनी चाहिए। रानो और टुन्नू घर वापस आ गए। उसने कल की तैयारी करना शुरू कर दी। रानो ने बहुत सुंदर कागज के नाव बनाए। उसने नाव में बहुत सुंदर सुंदर कागज के घर बनाए। देखते ही देखते कागज की नाव बड़ी हो गई और एक विशाल नाव बन गई। वो दोनों अपनी बच्ची को लेकर उस नाव में बने कागज के घर में चले गए। अरे रानो, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये कागज की नाव में कागज का घर है। ये तो काफी मजबूत है। उसने सही कहा था, इसमें जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे जंगल को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया। जंगल में हाहाकार मच गया और रानो अपनी नाव बाढ़ में तैराने लगी। उसने सब पक्षियों को उस कागज के बने घर में ले लिया, सिवाय कालू सेठ को छोड़कर। मुझे भी ले लो रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर कालू सेठ अपने परिवार को लेकर कागज में बने घर में आ गया। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, उसके बाद भी तुमने मेरी कितनी मदद की। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन किसका काम आ जाए। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, तब रानो ने कागज के भोजन बनाना शुरू कर दिया। रानो जैसे ही कागज के भोजन बना रही थी, वो असली का भोजन बनते जाता।
अरे वाह रानो, ये कैसे हुआ? कागज के भोजन असली भोजन कैसे बनते जा रहे हैं? आपको याद नहीं उस जादुई पक्षी ने हमसे क्या कहा था? तुम कोई भी कागज का खिलौना बनाओगी उसमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी, इसीलिए यह भोजन असली बन गए। प्रभु ने हमारी मदद की है। देखो रानो, इस तरह से कितने पक्षी भूखे मरने से बच गए। इस तरह सबने भर पेट भोजन किया और भूखे मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो गया और रानो फिर से कागज के खिलौने बेचने लगी और कागज के बने घर में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।